इसके बाद हम इसमें मुख्य जो बीमारी आती है जो कि उकटा रोग बोलते हैं, एक उसको बोलते हैं कॉलर रोग बोलते हैं, तो कितने प्रकार की आती है और उनके क्या क्या रोकथाम है, एक एक करके बताइए, क्योंकि ये सबसे मतलब पानी का और इसके बीमारियों का ये सबसे विशेष है। ठीक है जी। देखिए, जैसे सीड ट्रीटमेंट में हमने नेटिवो ले लिया था, हमने कोई भी इंसेक्टिसाइड नहीं लिया था, क्योंकि चने को कोई भी इंसेक्टिसाइड की सीड ट्रीटमेंट में जरूरत होती ही नहीं है। अच्छा। ठीक है, चना एक ऐसी फसल है जिसको ऊपर से कोई कीड़ा काट भी देगा तो फिर से वहां से निकल के आगे चालू हो जाएगा। अच्छा। दलहनी फसलों में, कुछ दलहनी फसलें जैसे कि सोयाबीन में ऐसा होता है कि काट देगा कोई कीड़ा तो इसलिए तो वो आगे नहीं चलेगी, वहीं खत्म हो जाएगी, इसलिए वहाँ इंसेक्टिसाइड की जरूरत है। चने में हमको कोई इंसेक्टिसाइड की जरूरत नहीं होती सीड ट्रीटमेंट में। सीड ट्रीटमेंट में। ओके। लेकिन जैसे कि अगर किसी के खेत में दीमक या वाइट ग्रेप की समस्या है तो वो अपने हिसाब से इंसेक्टिसाइड दे सकता है। मेरे यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं थी तो मैंने इंसेक्टिसाइड इसमें नहीं दिया है। ठीक है। अब इसमें पहली समस्या जो आती है जर्मिनेशन के बाद में, वो आती है इसमें ड्राई रूट रॉट की। ड्राई रूट रॉट, बिल्कुल, वो सूखे की वजह से आती है। ड्राई रूट रॉट में जो है जड़ के पास से रिंग बन के और नीचे की तरफ जड़ जो है खत्म होने लग जाती है और पौधा अचानक सूखने लगता है। इसको पहला उमाला बोलते हैं। हाँ, पहला उमाला मतलब आपको एक उदाहरण के तौर पे बता दूं, जो हम मतलब चना बोने के बाद में उगता है 14 से 15 दिन पे हमको जो दिखता है ना, सिंगल एक एक पौधा, तो ये ड्राई रूट रॉट जो बात कर रहे हैं ये वही है। और सिंगल पौधा आपको कहीं कहीं जगह पे दिखेगा, वो पौधे की आप बात कर रहे हैं। हाँ, उसको आप कार्बन डाइजियम की ड्रेंचिंग 50% कार्बन डाइजियम ले सकते हैं, उससे आप ड्रेंचिंग करा के आप उसको ठीक कर सकते हैं। कुछ लोग कार्बन डाइजियम स्प्रे में भी लेते हैं, उससे भी आपको ठीक कर सकते हैं। आपने ड्रिंचिंग का बोला तो आप तो ड्रिप से मैनेज कर रहे हो तो आप तो कर सकते हो, लेकिन जो व्यक्ति अगर साधारण पद्धति से बो रहा है जिसके पास ड्रिप नहीं है तो वो किस तरीके से उसको रेत में मिला के फेंक सकता है कार्बन डाइजियम को। पानी देने से पहले रेत में मिला के उसको छिड़काव कर दें। आप चाहो आप यूरिया के साथ मिला के मत फेंको, आप उसको रेत के साथ मिला के फेंको, आपको उसकी इफिशियंसी यूरिया के साथ कम हो जाती है। अच्छा। आप कोई सा भी फंगिसाइड फेंक रहे हैं खेत में तो आप रेत में मिला के फेंको, उसकी इफिशियंसी बढ़ेगी उससे। ठीक है। और उसके बाद इसमें आप कार्बन डाइजियम प्लस मैनकोजेब का आप एक स्प्रे ले सकते हैं। ठीक है। वो आपका इसमें 100% काम करेगा। ठीक है। ठीक है, उसके बाद सेकंड इसमें बीमारी आती है, जैसे ही आपका पहला पानी आप देते हो उसके बाद इसमें ड्राई रूट रॉट को छोड़ते हुए, क्योंकि ड्राई रूट रॉट जो नाम से दिख रहा है ड्राइनेस के कारण आती है, वो छोड़ के सीधा राइजोक्टोनिया की तरफ चलता है। जो जड़ें उखड़ने पे हमें पता चलता है, जड़ कुछ लाल प्रकार की दिखाई देने लगती है और वो राइजोक्टोनिया का सिम्टम होता है, वो राइजोक्टोनिया आने लगता है जी। राइजोक्टोनिया का सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है, आप नेटिवो इस्तेमाल कर सकते हैं, बायर का। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई नेटिवो तो हम आखिरी में डालते हैं, लेकिन भाई आप आखिरी में डालते हैं उस टाइम उसका कोई काम नहीं रह जाता, पहले पानी के बाद ही नेटिवो का काम है राइजोक्ट। और उसका आप थोड़ा सा डोज बढ़ाइए, 125 ग्राम से 150 ग्राम पर एकड़ डालिए। अच्छा, आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे राइजोक्टोनिया के लिए। ठीक है। अब तीसरी समस्या हमारे यहाँ आई थी जो है इसमें पाइथोपथोरा की आई थी। बारिश हो गई थी, नालियों में पानी भर गया था, जड़ों के पास एक्सेस पानी होने से राइजोक्टोनिया से सीधा वो पाइथोपथोरा की तरफ चला गया था। क्या होता है ये आपने जो बताया थोड़ा? पाइथोपथोरा जो है वो भी एक जड़ की समस्या है। देखने में सारी समस्याएं आपको लगभग सेम दिखेगी, सिर्फ एक जानकार या जो समझ पा रहा है हाँ, वो व्यक्ति ही उसको समझ पाएगा। अच्छा। और इसमें कुछ लोगों के यहाँ जैसे काफी टाइम हो गया है तो क्रॉप रोटेशन नहीं होने की वजह से सिर्फ चना लगने से विल्ट की समस्या भी आ रही है। हाँ, ये सबसे मतलब मेजर है। हाँ। तो एक मोटा कितने साल तक इसको रोटेशन में ले सकते हैं? मेरे हिसाब से 2 से 3 साल आप ले लो, फिर आप क्रॉप रोटेशन बहुत जरूरी है। कितने टाइम तक क्रॉप उसके अंदर क्रॉप वापस नहीं आने चाहिए? लगभग 2 साल। लगभग 2 साल। तो ये चीज आप ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी आते हैं हमारे, रिपीट में 3 साल हो गए या 5 साल हो गए तो आप फिर उसके अंदर खर्चा जो आपका बढ़ेगा, क्योंकि विल्ट की समस्याएं जो है आपकी आएंगी, तो आप 2 से 3 साल बोने के बाद आप उसको रोटेशन में 3 साल छोड़ सकते हैं, ताकि ये समस्या जो है मुख्यतः कम हो जाए। क्योंकि जमीन में दूसरी फसल लगती है तो अपनी खुद की कॉलोनी डेवलप करके इस तरीके के फंगस को जो है वो धीरे धीरे खत्म कर देती है। क्योंकि वो फंगस जो है यूजुअली उसी फसल के लिए मतलब उपयोगी, मतलब खराब होते हैं, जो उस फसल के लिए खराब करते हैं, बाकी दूसरी फसल में उसका उतना निष्क्रिय नहीं कर पाते हैं। तो चौथी एक जो आपने और बताई थी कि एक और बीमारी लगती है। जी बिल्कुल। अब जैसे पाइथोपथोरा मैंने आपको बताया, पाइथोपथोरा के लिए हमने ट्रीटमेंट में बायर का एलिएट लिया था। अच्छा। ठीक है, बायर का एलिएट का मेरे को काफी अच्छा रिजल्ट मिला। बायर का एलिएट का इसलिए बोल रहा हूँ, मैं किसी कंपनी की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मार्केटिंग का है भी नहीं। हाँ। हम सुनिए, मतलब आपने एक बहुत अच्छी बात बोली है, कंपनी की मार्केटिंग से हमें कोई मतलब नहीं है। हम जो है पर्टिकुलरली, मैं खुद किसान हूँ, ये खुद किसान है, और जो भाई वीडियो बना रहे हैं जो खुद वो भी किसान है। तो किसान सर, हमारा प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है, हम तो जो हमारे खेत में रिजल्ट आया है उसकी आपको बता रहे हैं ताकि आपको एक मदद मिल पाए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति क्या होता है, कुछ भी खराबी होती है तो यूट्यूब पे सर्च करता है मेरी तरह। तो अगर मैं सर्च करूं तो मुझे अगर अच्छी विश्वास पात्र दवाई मिले, और दूसरी चीज़ एक और मेरे को समस्या आई कि अगर मैंने किसी भी दवाई का अगर नाम लिया है तो पर्टिकुलर वही दवाई डालना जरूरी नहीं है। आप उस दवाई का टेक्निकल जो है अच्छी कंपनी का डाल सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे किसान का मतलब ऐसा भी था कि आप पर्टिकुलर वो दवाई जो है डाल रहे हैं, बता रहे हैं, वही दवाई अगर हम लेने गए तो नहीं मिली, फिर उसके बाद में वो दवाई अपन ने ऑर्डर की, तब तक टाइम निकल जाता है। तो दवाई से आपका उसका कोई मैनेजमेंट नहीं है। आप उसका जो टेक्निकल है वो टेक्निकल का अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा दवाई कंपनी का प्रमोशन करने का नहीं है, आपको एक सही सोल्यूशन देने का है ताकि उस बीमारी का आप रोकथाम सही से कर सकें।
हाँ राहुल भाई बताइए। जी, तो इसमें हमने पाइथोपथोरा के लिए एलिएट लिया था। एलिएट के साथ में इंट्रोकॉल मिक्स किया था, बायर के आता है इंट्रोकॉल। हाँ ओके। बिल्कुल। एलिएट लेने का मुख्य कारण ये था कि एलिएट जो है पाइथोपथोरा पर अच्छा रिजल्ट है उसका, और दूसरा उसका विल्ट पर काफ़ी अच्छा होल्ड है। अच्छा। जैसे कि इसमें फ्यूजेरियम अगर आती है तो फ्यूजेरियम पे भी एलिएट का अच्छा काम है। अच्छा। और दूसरी बात है कि सारे फंगिसाइड जो है आप सिस्टमिक तो ले रहे हो जी। सिस्टमिक फंगिसाइड है, लेकिन वो अपवर्ड चलते हैं। आपने किसी पत्ती पर डाला है तो वो अपवर्ड काम करेगा पौधे में, नीचे से ऊपर से काम हाँ, करेगा। अच्छा। ऐसा नहीं है कि कोई जड़ में चला जाएगा। हाँ हाँ। लेकिन एलिएट में एक सिस्टम है, वो डाउनवर्ड भी एकमात्र फंगिसाइड मेरे को अभी शायद नॉलेज में है, मेरे और भी हो सकते हैं, कोई जानकार हो सकता है उस बारे में ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो डाउनवर्ड भी काम करता है। अपवर्ड टू डाउनवर्ड भी चलता है और डाउनवर्ड टू अपवर्ड भी चलता है। तो वो आपकी जड़ की समस्याओं को ज़्यादा अच्छे से संभाल पाएगा। इसलिए मैं एलिएट का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है। अब तीसरी उसके बाद में मेरे यहाँ समस्या आई थी वाइट मोल्ड की। वाइट मोल्ड। हाँ। अच्छा। ये सेम टू सेम थोड़ा सा दिखने में राइजोक्टोनिया के जैसे दिखता है। हाँ। जड़ें भी आपको राइजोक्टोनिया के जैसे ही दिखेगी, लेकिन उस समस्या थोड़ी सी अलग है। और उसके ट्रीटमेंट के लिए वैसे तो नॉर्मली आपके यहाँ मेरीवॉन या प्राइक्सर का लोग स्प्रे करते हैं, उससे काफ़ी हद तक वो कवर दे देता है। इसका आप जो बता रहे हो कि नहीं पहचान पाते, तो आप थोड़ा सा एक बता पाएंगे मोटा मोटा किस तरीके से हम भी पहचान सकें उसको? थोड़ा सा आप उसको, मतलब ये तो लर्निंग प्रोसेस, मतलब आप फोटोज़ देख के या रिसर्च के ऊपर है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। मैं भी एक बार में कुछ नहीं समझता, मैं भी लोगों से पूछता हूँ, कुछ साइंटिस्ट है, कुछ जानकार लोग हैं, उनसे फोटो देख के पूछता हूँ कि भाई कैसा क्या है, ये क्या समस्या है। उनके बताने से कुछ थोड़ा मेरे अनुभव से थोड़ा सा समझ में आता है कि हाँ ये थोड़ा सा उससे अलग है। राइजोक्टोनिया में जैसे मैंने आपको ड्राई रूट रॉट में ब्लैक हो जाएगी जड़ें, ठीक है। राइजोक्टोनिया में जो है लाल पड़ जाएंगी जड़ें। अच्छा। ठीक है। और फ्यूजेरियम में जो है तना वाइट पड़ेगा, जड़ के जो है जहाँ से मिट्टी स्टार्ट हो रही वहाँ से तना हल्का सा वाइट दिखेगा ऊपर। और पाइथोपथोरा में अपना फ्यूजेरियम में भी वाइट दिखेगा। और उसके बाद में जो पाइथोपथोरा उसमें अगर आप तने को तोड़ के देखते हैं तो एक ब्लैक कलर की रिंग चलती है अंदर। हाँ, वो मैंने देखा था मेरे खुद के प्लॉट में। ब्लैक हो जाती जड़ें। और उसकी जो साथ में इसके अंदर रूट नोड्यूल्स है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। रूट नोड्यूल्स बोले तो जो इसके अंदर राइजोबियम की गठाने हैं, वो नोड्यूल्स पूरे खत्म हो जाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा उसकी पहचान उस प्रकार से। वाइट मोल्ड भी इस बार मेरे लिए नया है, मैंने भी इस बार ही सीखा है वाइट मोल्ड जो है। और उसके लिए मैंने इसमें BSF का भी सिग्नम डाला है। आप इसमें PI का विस्मा भी डाल सकते हैं, और एक टाटा का पुलितो करके एक प्रोडक्ट आता है वो भी डाल सकते हैं। वो किसके लिए है ये वाइट मोल्ड के लिए। अभी इस टाइम पे सभी जगह लगभग अपने यहाँ काली मिट्टी में यही समस्या आ रही है वाइट मोल्ड की। और इसके अंदर दो टेक्निकल आते हैं, बॉस्कुलेट प्लस पायरोक्लोस्टोबिन। पायरोक्लोस्टोबिन आपको मेरी वो उसमें प्राइक्सर में भी मिल जाएगा। हाँ। आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका परफेक्ट इलाज मेरे को जो है BSF का सिग्नम और PI का विस्मा, उन दोनों में मिला है। तो आप बस उसका मैंने ट्रीटमेंट अभी इसमें वाइट मोल्ड के लिए किया है। जी। अब सारी मुख्यतः बीमारी जो जड़ से लगने वाली है उसकी जानकारी आपको दे दी है मैंने। कुछ टेक्निकल के इस्तेमाल किए गए हैं इसके अंदर। आपको हो सकता है कि समझ ना आए तो आप एक बार सर्च करके देख लीजिएगा, और साथ ही साथ आप उसमें जो टेक्निकल पे ध्यान दीजिएगा। पर्टिकुलर दवाई अगर आप लेने जाएंगे तो शायद हर दुकान पे नहीं मिलेगी, आपको काफ़ी ज़्यादा घूमना पड़ेगा। तो आप टेक्निकल अगर है और अच्छी कंपनी का है तो आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जो बताया वही दवाई आपको लेना है। अब ये सारी चीज़ तो आपको मैंने बता दी है, पानी का मैनेजमेंट बता दिया, क्या क्या रोग आते हैं उसका रोकथाम बता दिया। अब जो है हम स्प्रे की बात करेंगे। स्प्रे में हम जो किस तरीके से मैनेज इसको कर सकते हैं, इसकी हाइट ग्रोथ के लिए, फुटाव के लिए, साथ ही साथ फूल के लिए, और जो फूल के बाद घेटिया बन जाए तो उसको दाना भरने के लिए किस तरीके से मैनेज करें, और प्लॉट जो है वो पूरी तरीके से एक आखिरी तक समतल तरीके से चलता रहे, वो एक चीज़ हम समझेंगे। उसके अंदर क्या क्या स्प्रे जो है भाई हमको करना चाहिए, स्टार्टिंग से बताइए आप। स्प्रे में भाई साहब, जैसे कि मैं इसमें एक मिक्स कल्चर का ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। मैं बार बार नाम ले रहा हूँ मिक्स कल्चर, जिसमें मैं OWDC एक और साथ में ट्राइकोडर्मा और माइक्रोराइजा इन सबको जो है यूज़ करता हूँ मैं इसमें। तो कल्चर में लगभग जैसे 200 लीटर में अगर घोल बना रहा हूँ, 200 लीटर में 30 से 40 लीटर में मिक्स कल्चर लेता हूँ, ताकि पानी का pH कम हो जाए। अच्छा। ठीक है। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य रहता है पहले पानी का pH कम करना। हाँ। ताकि जो भी मैं डाल रहा हूँ उसकी इफिशियंसी बढ़ जाए। हाँ, मतलब जितना आपने डाला वो अपटेक इजीली कर ले, मतलब खाद डाला है तो वो पौधा उठा ले। क्योंकि आप कोई सा भी केमिकल डालोगे पानी में, कुछ केमिकल अम्लीय होते हैं, कुछ क्षारीय होते हैं। आपके पानी का pH कुछ बढ़ाते हैं, कुछ घटाते हैं। लेकिन ज़्यादातर फर्टिलाइजर जो भी डालते हैं आप सॉल्ट में, वो सारे आपके पानी का pH बढ़ा देंगे, थोड़ी सी इफिशियंसी उसकी कम हो जाती है। जो स्प्रे कर रहे हैं। हाँ। तो इफिशियंसी बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैंने कल्चर इस्तेमाल करता हूँ साथ में हर बार स्प्रे में। उसमें आप जो भी इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। इसमें खाद का विशेष ध्यान रखते हैं, जैसे कि
पहले स्प्रे में मैंने 19-19 लिया था। हाँ ठीक है, और सेकंड स्प्रे में मैंने फिर जो है पहले स्प्रे में आपने 19-19 लिया, उसके साथ में आपने इंसेक्टिसाइड क्या लिया था? इंसेक्टिसाइड मैंने इमामेक्टिन लिया था। इमामेक्टिन। और उसके अलावा क्या लिया था? साथ में मैंने फंगिसाइड लिया था इसके अंदर, कार्बनडाइजियम सिंगल। अच्छा ठीक है, और इसमें साथ में अमीनो एसिड लिया था, फुल्विक एसिड लिया था। ठीक है। और ये चीज़ें लेने के बाद मैंने सिलिसिलिक एसिड लिया था और विटामिन सी लिया था। अच्छा, सिलिसिलिक एसिड और विटामिन सी लेने हाँ, का क्या मतलब है? विटामिन सी और सिलिसिलिक लेने का मेरा ये कारण था कि रेजिस्टेंस डेवलप करना पौधे में। अच्छा, कि आप ऊपर से तो इसको लड़ने के लिए आप ऊपर डाल रहे हो, बीमारी मारो, लेकिन उसकी खुद की क्षमता भी बढ़ा दो ताकि वो लड़ पाए किसी बीमारी से। इसीलिए मैंने सिलिसिलिक और विटामिन सी का इस्तेमाल किया है। दोनों आपके पौधों की जो है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। ठीक है। अब बात करें हम दूसरे स्प्रे की, तो दूसरे स्प्रे किस समय पे करना चाहिए और क्या मतलब आप दवाइयाँ जो है कॉम्बिनेशन में लेते हैं? पहला स्प्रे 20 से 25 दिन पे, दूसरा 45 से 50 दिन पे आप कर सकते हैं, 40 से 45 दिन पे। ठीक है। सेकंड स्प्रे में मैंने 13-40-13 खाद का इस्तेमाल किया है। साथ में फिर उसमें अमीनो और फुल्विक एसिड लिया, सिलिसिलिक एसिड लिया है, और साथ में कल्चर लिया और फंगिसाइड लिया है। और उसमें ईल के लिए इमामेक्टिन कंटिन्यूसली। इमामेक्टिन जो है ठंड में इसका अच्छा रिजल्ट है, ज़्यादा समस्या आती नहीं है ईल की, मुझे देखने में कभी कोई कुछ बड़ी मिली नहीं समस्या जी। तो ईल का कोई ऐसा विशेष है नहीं सब्जेक्ट, सभी किसान ईल को तो हाँ इजीली कंट्रोल कर लेते हैं। अब इसमें तीसरे स्प्रे की अगर हम बात करें तो वो क्या है, और ये मेरे हिसाब से सबसे दूसरा और तीसरा स्प्रे सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जिस तरीके से आप इसके अंदर चीज़ें डालेंगे उसी तरीके से आपको फ्लावरिंग आएगी, और फ्लावरिंग के साथ साथ उसी तरीके से आपको जो है आपकी नोट्स पे आपके जो है गेटी बनेगी। अब वो तीसरा स्प्रे जो है वो किस तरीके से करें, क्योंकि अभी तीसरे स्प्रे का लगभग समय हो चुका है, तो किस चीज़ का मतलब मेंटेन करना मेरा इसमें जैसे फ्लावरिंग की ओर चल रहा है, मेरे को इसमें कैल्शियम की आवश्यकता है। ठीक है, और फ्लावर सेट करने के लिए कैल्शियम की आपको विशेष आवश्यकता होती है। मैंने इसमें कोई भी ग्रोथ रेगुलेटर ऐसा नहीं डाला है कि ताकि मैं इसको रोकने के लिए, जैसे कि टावोली या पेक्लाबुटाजोल और या फिर कोई प्लानोफिक्स डालता है, वैसा कुछ अभी मैंने डाला नहीं है इसमें। और मेरा इसमें भी रोकने का कोई विचार नहीं है कि मैं इसको ग्रोथ रोकूं। अच्छा। ग्रोथ इसकी चाहिए मेरे को, और उसकी ग्रोथ बढ़ाना है। तो इसमें सिर्फ अभी मैं कैल्शियम और साथ में कुछ बोरान और कैल्शियम, मुझे मात्रा इसमें नाइट्रेट के अलावा कोई सा भी फॉर्म का आप इसमें कैल्शियम देना है मेरे को, नाइट्रेट छोड़ के, तो मैं इसमें ऑक्साइड फॉर्म का जो है कैल्शियम देने वाला हूँ। और साथ में बोरान का स्प्रे करूंगा इसमें, और कुछ अमीनो एसिड का, और नॉर्मल एक इंसेक्टिसाइड का। और फंगिसाइड में मैंने अभी कुछ दिन पहले जो है इसमें सिग्नम का स्प्रे कर चुका हूँ। अच्छा अच्छा, तो फंगिसाइड नहीं लूंगा इसमें। अब इसमें फंगिसाइड नहीं लेंगे। साथ ही साथ इसके बाद में आपको स्प्रे एक और लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा। अच्छा। अब इसमें मैं फंगिसाइड तो जो है उस समय की बीमारियों को देखते हुए लेना पड़ेगा मुझे, कि उस समय क्या रहता है सिम्टम। और खाद में मेरे हिसाब से वो भी मैं देखूंगा कि मेरी पॉट सेटिंग कितने % हो गई है। जैसे कि 40% मेरी पॉट सेटिंग हो जाएगी, उसके बाद मैं फिर से इरिगेशन चालू कर दूंगा इसमें, और उसमें फिर रेगुलर 2 से 3 दिन के अंतराल पे 1 घंटे इरिगेशन चालू रखूंगा मैं। ठीक है। और उसमें मैं जो है फिर पॉट सेटिंग की ओर ध्यान दूंगा। हाँ। अब मेरे को एक चीज़ क्या है, आपने तो बता दिया, लेकिन जो किसान भाई उस स्टेज पे आ गए हैं उनको क्या ऐसी दवाई है जो आप सजेस्ट करेंगे कि आधा पॉट जो इसका सेट हो गया है और आधा हल्का, मतलब 30% फ्लावरिंग चल रहा है, 70% सेट हो गया है, तो उनको किस चीज़? मेरे हिसाब से आपको पोटाश का ही ध्यान रखना चाहिए। अच्छा ठीक है। आप काफ़ी लोग 0050 का स्प्रे करते हैं, उसको छोड़ के आप थोड़ा सा नाइट्रेट की ओर ध्यान दे सकते हैं जी। तो वो भी नाइट्रेट का पोटाश जो भी आप दे सको उस प्रकार से उसमें जाना चाहिए पोटाश के स्प्रे में, या उसको आप संपूर्ण खाद संतुलित भी देंगे। तो ऐसा नहीं है आपने एक धारणा बना ली कि 19-19 का स्प्रे पहले ही होता है। बाद में कोई सा भी तीनों NP के फॉर्म में जो भी आपका फर्टिलाइजर है, जैसे कि एक ग्रेड होती है 16-8-24, 16-8-24, हाँ, उस प्रकार की कोई सी भी ग्रेड लें जिसमें आपको तीनों फॉर्म में NP के अवेलेबल हो। मतलब इसमें पोटाश की मात्रा बढ़ गई है ताकि वो उस अवस्था पे भी काम करेगी। साथ ही साथ उसको जब कोई भी पौधा अगर फल बनाता है तो उसके अंदर उसका नाइट्रोजन का भी मुख्य रोल होता है, नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है, फास्फोरस की भी आवश्यकता होती है। पौधा अपने आप को एक तरीके से स्ट्रेस महसूस करता है, क्योंकि पूरा जो भोजन है वो पौधे की जो घेटियाँ है उनको देना पड़ता है, तो इसीलिए इस कॉम्बिनेशन से हमें दवाई जो है लेना पड़ता है। अब राहुल भाई हम बात करें, आपने जो ड्रिप है वो ये कितना बड़ा प्लॉट है आपका? ये 7 एकड़ का। 7 एकड़ में आपने सिंगल लाइन ड्रिप चला रखी है। सिंगल लाइन ड्रिप में आपने ड्रिप इरिगेशन का जो वाटर डिस्चार्ज होता है वो कितना है? 1.25 लीटर है मेरा। 1.25 लीटर पर घंटे पे 1.25 लीटर जाएगा। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से आपको जितना चलाना हो मैनेज करोगे। अब इसमें मोटा मोटा एक आखिरी जो फाइनल है वो ये है कि आपने जो भी आपने सारी चीज़ें बताई है, ये ड्रिप से लगाने से और या ड्रिप से जो नहीं कर रहा है अगर सादा कर रहा है तो इसमें कितना खर्चा एक मोटा मोटा आएगा? एक ड्रिप तो मेरे पास पहले से अवेलेबल थी। ठीक है। ठीक है, और ड्रिप का खर्चा इतना कोई विशेष नहीं है, आप कोई सी भी सस्ती कंपनी की भी ड्रिप लेके लगा सकते हैं इसमें। और अब जैसे मैंने आपको बीज दर बताया कि मैंने 28 से 30 किलो लिया, बचा हुआ जो बीज दर है जो कि 70 से किलो आपके पास बच गया, उसका रेट आप कैलकुलेट करेंगे तो मेरा जो टोटल खर्चा है वो 70 किलो में निकल जाएगा। अच्छा, तो मतलब अगर मोटा मोटा हम 1 क्विंटल बीज लगा रहे हैं और 1 क्विंटल अगर 12 से 13 हज़ार या 15 हज़ार जैसा आप बीज लेंगे, वैसा अगर आ
रहा है तो उसमें से ये 30 किलो 28 किलो ही सीड लगा रहे हैं। बचा हुआ जो 8 से 8.5 हज़ार रुपये है वो 8 से 8.5 हज़ार रुपये में ये सारा मैनेजमेंट जो है कर रहे हैं। इसमें आपको सिर्फ जो है बीज का पैसा लेके और इनको देना है और ये इनके तरीके से स्प्रे में उस चीज़ को कवर करके और उतना या उससे ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल रहे हैं। तो ये एक तरीके की विधि है, इसमें आपको आपकी खेती में जो है पूरी तरीके से आप सीख सकते हैं। ये जो भी EC PH इन्होंने बताया है ये आपको नया लग रहा होगा, लेकिन ये चीज़ें जब आप खेत में आएंगे, खेत में आप कंटिन्यूसली टाइम देंगे तो ये चीज़ें आपके लिए नॉर्मल हो जाएगी। और दवाई के टेक्निकल जो है आप खुद सीखिए, किसी के पास जाके ये मत पूछिए कि मैं क्या डालूं, क्योंकि क्या है जब आप ऑटोमेटिक टाइम देने लगेंगे तो आपको पता लगेगा किस तरीके से आपको आपका प्लॉट मैनेज करना है। तो इसमें अगर कोई चीज़ छूट गई हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और साथ ही साथ जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जिन भाइयों को ये वीडियो नहीं मिल पा रहा था वो इससे कुछ सीखे और अपना प्रोडक्शन जो है बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।